नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी विद्यार्थी आश्रम से जन स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो ये पद यात्रा शुरू की है, उसके करीब करीब आज 14 महीने होने जा रहे हैं। इन 14 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए मैं कल आपके जिले मधुबनी में आया और मधुबनी में करीब करीब 1 महीने में यहाँ रहूंगा और प्रयास होगा कि यहाँ जो 21 प्रखंड है उन सारे प्रखंडों में जाया जाए, वहाँ के पंचायतों में जाया जाए। जो पदयात्रा का स्वरूप अभी तक रहा है उसी तरह से आगे जाएंगे, जहाँ बिहार की मधुबनी के हर प्रखंड, हर पंचायत तक पहुंचने का प्रयास होगा। पदयात्रा का उद्देश्य, जैसा कि आपको मालूम है, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को जमीन पर जाकर देखा जाए, समझा जाए। साथ ही जो एक बड़ा प्रयोजन है वो ये कि लोगों को ये बताया जाए कि इस समस्या से, इस गरीबी, पिछड़ापन से वो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। अगर लोग इस बात को समझ लें तो दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में लोगों को मजबूरी में गलत लोगों को वोट देना पड़ता है। उन लोगों को भी वोट देना पड़ता है जिनके बारे में समाज की समझ है कि इन लोगों ने हमें ठगा है या काम नहीं किया है, लेकिन विकल्प के अभाव में उन्हीं दलों को, उन्हीं नेताओं को, जनता को वोट करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था बदले, इसके लिए जरूरी है कि एक नया विकल्प बनाया जाए। तो विकल्प बनाने के लिए हर प्रखंड पंचायत से ऐसे लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है जिनके बारे में समाज अच्छी सोच रखता है। जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो हम लोगों का एक अनुमान था, लक्ष्य था कि हर प्रखंड से करीब करीब 20 ऐसे लोगों को निकाला जाएगा जो कि साथ में आकर एक नया दल, नया विकल्प बना सकते हैं। तब का अनुमान था कि अगर हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को निकाला जाए तो पूरे बिहार में करीब करीब 15,000 ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके साथ इस नए विकल्प की शुरुआत की जा सकती है। अभी 14 महीनों का, 13 महीनों का अनुभव ये रहा है कि हर प्रखंड से करीब 2 से 2,500 लोग जन स्वराज की इस परिकल्पना से जुड़कर इसके संस्थापक सदस्य, इसके बनाने वाला बनना चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब संख्या बढ़ गई है तो उसको व्यवस्थित करने में भी थोड़ी परेशानी हम लोगों को, जो हमारी व्यवस्था थी 20 आदमी को जांचने, परखने, बैठाने, संगठन बनाने का, अभी वो 2,000, 2,500, 2,200, 2,300 हर प्रखंड में होता है। इसलिए थोड़ा सा उसको बनाने की प्रक्रिया में विलंब भी हो रहा है। लेकिन जिस जिले में भी पदयात्रा खत्म होती है वहां से जो लोग जुड़ते हैं उनका एक संगठनात्मक स्वरूप बना दिया जाता है। ये दल नहीं है लेकिन उसका संगठनात्मक स्वरूप, जिसमें जिले की इकाई, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत, ये चारों स्तर पर पूरे संगठन के स्वरूप को पदयात्रा खत्म होने के 15 दिन के अंदर बना दिया जाएगा। साथ ही उनके काम करने के लिए जो उनके कार्यालय हैं, व्यवस्था है, वो भी कर दी जाती है। इस पूरे अभियान में एक और जो बात हम लोग कर रहे हैं, हर पंचायत में 10 बच्चों को ये अवसर दिया जा रहा है कि अगर वो चाहे तो वो राजनीतिक, सामाजिक जीवन में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। पूरे बिहार में 1 लाख बच्चों को ये अवसर दिया जा रहा है कि अगर आपके पिताजी, आपके परिवार वाले कोई पैसे वाले नहीं हैं, राजनीति से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप में वो राजनीतिक क्षमता है, इच्छा है, आप राजनीति में आना चाहते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, कल के विधायक बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करना और उनको क्लबों के जरिए संगठित करना। आपके यहाँ मधुबनी में भी करीब 600 ऐसे क्लब खोले गए। आपको हर पंचायत में, जब ये अगले साल अंत तक, अगले 1 साल में हर पंचायत में 10 बच्चों को ये अवसर प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है। जो लड़के आते हैं उनमें इवैल्यूएशन होता है और एक बार जो लड़कों ने क्लब खोला, क्लब खोलने की प्रक्रिया यह है कि आप 25 लोग मिलकर क्लब खोल सकते हैं। उसके बाद उन बच्चों का प्रशिक्षण और राजनीतिक, सामाजिक तौर पर जो काम करना है उसके लिए संसाधन, मतलब सलाह और संसाधन दोनों ही जन स्वराज की ओर से दिया जा रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि बिहार में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 30 वर्ष में जितने लोग एमएलए, एमपी बिहार में बने हैं वो सिर्फ 1250, 1300 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए, एमपी बने।
कई बार हमको आपको लगता है कि परिवार के की जो राजनीति है वो लालू जी के साथ है, रामविलास जी के साथ रही है, या कुछ परिवारों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये स्थिति कमोबेश हर विधानसभा में 2 4 5 परिवारों का ही कब्जा है। दल चाहे कोई भी रहे, जब कांग्रेस का जमाना था तो वही परिवार, वही लोग कांग्रेस से लड़ते थे। जब लालू जी का जमाना आया तो लालू नीतीश के पार्टी में आ गए। जब भाजपा का दौर आया तो भाजपा में चले। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। हम लोग को लगता है भाजपा परिवार वाली पार्टी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी। ये कौन है? इनके पिताजी शक्ति चौधरी पहले कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, फिर जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, फिर नीतीश का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री रहे। और आज अगर उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर है, उसमें भी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अवसर नहीं है, उसमें भी शकुनी चौधरी के बच्चे को ही अवसर है। ये जो परिवारों का कब्जा है, ये बिहार के लोकतंत्र को के लिए सबसे बड़ा दीमक है। इसी को तोड़ने के लिए एक प्रयास ये है कि 1 लाख बच्चों को बिहार में मैं खुद से चयनित करूं और उनको अगले 1 डेढ़ साल में प्रशिक्षित करूं, उनको संसाधन दूं ताकि निचले स्तर से ये लीडरशिप पैदा हो सके, ताकि इन परिवारों का कब्जा टूटे। तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर पंचायत के लिए अगले 10 बरस का एक योजना बनाना। मैं प्रखंड के में अगर एवरेज 15 से 20 पंचायत होते हैं, उसमें मैं 5 से 6 में तो खुद से पैदल चल के जाता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो 300-400 बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी मदद से और जो मेरे साथ पूरी टीम है, हम लोग हर पंचायत का एक योजना बनाते हैं कि अगले 10 बरस में उस पंचायत को कैसे विकसित किया जाए और उस पंचायत की समस्या को समझकर, और खासकर 3 बिंदुओं पर। पहला कि किसी पंचायत में बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। दूसरा हम लोगों का जो मेन फोकस है कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा जो खेती वहां हो रही है उसकी समस्या को समझकर उसको लाभदायक या कमाई वाली खेती कैसे बनाया जाए। हर पंचायत में ये समस्या अलग अलग है। कहीं पर आप जलकर के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं, कहीं पर फैक्ट्री लगाकर रोजगार हो सकता है, कहीं पर सरकार का कंस्ट्रक्शन बनाकर रोजगार हो सकता है। ये हर पंचायत, बिहार के 8,500 पंचायतों का 10 साल का हम योजना बनवा रहे हैं। पूरी सोच ये है कि इन तीनों चीज को अगर आप जोड़ेंगे, इस समाज को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भाई तुम विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट मत दो, सही लोगों को वोट दो। दूसरा, उनके सामने विकल्प हो, इसलिए अच्छे लोगों को लाकर एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। और तीसरा, लोग अगर वोट दे दें, अच्छे लोग चुनकर भी आ जाएं, उनके पास जमीन को समझकर सोची समझी बनाई हुई एक रणनीति, एक योजना हो, ताकि बिहार को अगले 10 वर्ष में हम लोग भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आने का सपना देख सके, वो प्रयास किया जा सके। पदयात्रा का ये उद्देश्य है। अभी हम लोगों ने जो गांव देहात में देखा, मैं एक आपको संक्षिप्त उसका ब्यौरा दे देता हूँ। 4000 से ज्यादा गांव में मैं अभी तक पैदल जा चुका, और लोगों से मिलने देखने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो है बेरोजगारी और पलायन। 3 ऐसी समस्या है जो सर्वस्पर्शी है, वो किसी जाति वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो 3 समस्याओं में पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन। कोई ऐसा बिहार का परिवार नहीं है जो बेरोजगारी से और पलायन से प्रभावित नहीं है। गांव में आप ये कह सकते हैं कि भाई इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, तो आपको बैठे बैठे अपने प्रखंड में, जिले में, राज्य में पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पदयात्रा करने से इसकी विकरालता और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। गांव के गांव 40 से 50% युवा गांव से बाहर है, या तो मजदूरी करने के लिए बाहर गया है या पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है। जिन प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ आता है, वहां पर ये पलायन का स्तर 70 से 80% है। और कई बार हम लोग को लगता है कि पलायन तो सिर्फ गरीब आदमी करता है। नहीं, ये भी बात गलत है। गरीब आदमी पलायन मजदूरी के लिए कर रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पे समृद्ध लोग हैं, उनके बच्चों को भी पलायन करना है, क्योंकि उनके लिए भी पढ़ाई और नौकरी बिहार या अपने राज्य में न होकर दूसरे जगह ही है। तो शायद ही ये जो पलायन की जो समस्या है, इससे बिहार में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है
जहां माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर घरों में बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। जो कामकाजी उम्र के बच्चे हैं वो बाहर ही रह रहे हैं। तो पलायन का जो ये दंश है, ये सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ गरीबों का मामला नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखों का मामला नहीं है। जो लोग समृद्ध किसान हैं, जो 10 बीघा 15 बीघा जमीन के मालिक हैं, वो भी रास्ते, छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार कर रहे हैं, वो भी रास्ते में चलते हुए अपने बच्चों के लिए जो बताते हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों की रोजगार बहुत बड़ी चिंता और समस्या है। बहुत अच्छे घरों में भी अब लोग अपने बच्चों को 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ने को तैयार है। बेरोजगारी और पलायन अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा दिखा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो समाज के हर वर्ग को जिसने परेशान किया है, वो है ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था। ये भी एक ऐसी चर्चा है जो हर गांव में सुनने को मिली। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, हर व्यक्ति ये बात कर रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। कई बार हम लोग बातचीत में या पत्रकारों को भी लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि विद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, लेकिन पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में, तो एमएस कॉलेज बेतिया में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। कहीं न कहीं ये जो पूरी व्यवस्था चरमराई है, उसके पीछे सरकार की जो ये सोच है, समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में इन्होंने विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दी। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग बना है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं। और पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ स्कूलों से, विद्यालयों से खिचड़ी बांटना और कॉलेज से डिग्री बांटना। पढ़ाई पर ध्यान न कॉलेज में है न स्कूल में। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय ये होगा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की दो पीढ़ियां अनपढ़ बन गई, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, कल होकर अगर एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकता है, नहर में पानी नहीं है, नहर में पानी आ सकता है। लेकिन 2 पीढ़ियां जो इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद, वो है यहाँ के किसानों की समस्या। क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी पर ही निर्भर हैं, तो यहाँ किसानों की समस्या बोलचाल की भाषा में ये बताएं कि जिन परिवार के लोग सिर्फ कृषि पर आधारित हैं, उनके पास बहुत से बहुत इतना ही जुगाड़ है कि खेती के माध्यम से वो अपना और अपने बाल बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कर ले, नून तेल कपड़े का जुगाड़ हो जाए। किसानों की हालत यहाँ इतनी खराब है कि अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है या कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए या बेटी की शादी हो जाए, तो किसान को जनरली समझ यह है कि 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर वो काम नहीं कर सकता। किसानों की बदहाली के लिए यहाँ 3 मूलभूत कारण समझ में आए। पहली समस्या है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 75 साल में बिहार में समाजवाद के नाम पर, गरीबों के नाम पर राजनीति तो हुई, लेकिन देश के बिहार एकमात्र 1-2 राज्यों में है जहां भूमि सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि यहाँ जमीन, आधी से ज्यादा जमीन लिटिगेटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि जमीन किसका है, जिसका अभी आपके बाप दादा के नाम पर ही उसका रसीद कट रहा है। जो भूमिहीन है उसको पर्चा पट्टा बांट दिया, उसको जमीन का अधिकार नहीं मिला। जिसकी जमीन है, जिससे वो जमीन वापस ले ली गई और उसको बांटा गया, उसने वो भी खेती नहीं कर रहा है, जिसको दिया वो भी खेती नहीं कर रहा है। तो भूमि सुधार का न लागू होना किसानों के बदहाली का एक मूल कारण। दूसरी जो गलत व्यवस्था यहाँ किसानों की बदहाली का कारण है वो है जल प्रबंधन में जो जल कुप्रबंधन आप कह लीजिए। हम लोग यहाँ बाढ़ की चर्चा खूब करते हैं, आपका जिला भी है जहाँ बाढ़ आता है,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार में करीब करीब 50% कृषि योग्य भूमि बाढ़ प्रभावित है, जहां बाढ़ आ सकता है। लेकिन जो बाकी का बचा 50% है, उसमें करीब करीब 1/3 जमीन में या तो सूखा है या जल जमाव की समस्या है। जब आप गोपालगंज से चलेंगे, जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, वहां पर नदियों के रास्ते बदलने से जो कटाव होता है, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई क्योंकि नदी ने रास्ता बदल लिया। लेकिन जब आप गोपालगंज को देखेंगे, सिवान को देखेंगे, वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर को देखेंगे, तो यहाँ नदियों का कटाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जल जमाव की बड़ी समस्या है। हर पंचायत में 5,000 10,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो जल जमाव, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से या तो वहां एक ही फसल होता है या वो भी नहीं होता। तो पहली समस्या भूमि सुधार की है, दूसरी समस्या जल प्रबंधन की है, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों की यहाँ ये है कि जो कुछ भी आप उपजा रहे उसका आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जैसे आप जिस जिले में बैठे हैं, मखाना के इंटरनेशनल मार्केट में आज कीमत है 8,000 रुपए केजी, और यहाँ के किसानों को 300-400 रुपए प्रति केजी भी नहीं मिल पा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसान को 8,000 का अगर आधा भी मिलने लगे, अमूल की जो व्यवस्था है उसमें करीब 65% रिटेल प्राइस का, दूध का जो प्राइस होता है वो 65% किसान को मिलता है। तो उस नजरिए से अगर आधा पैसा भी अगर यहाँ के मखाना उत्पादकों को मिलता तो उनको 4,000-3,000 रुपए प्रति केजी मखाना का मिलना चाहिए। अगर आप इसको पूरी व्यवस्था को देखेंगे तो एक आर्थिक सर्वेक्षण है जो ये बताता है कि बिहार में किसानों को उनके फसल की दाम न मिलने की वजह से हर 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बड़ा धनी है। अब आप धान को ले लीजिए, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान, एक वर्ष में नहीं 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया। पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं किसानों ने सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा। नतीजा क्या है? पिछले वर्ष धान की कीमत थी, सरकारी समर्थन मूल्य था 2,030 रुपए, किसानों ने धान अपना बेचा 1,300 रुपए, 1,400 रुपए, 1,500 रुपए में। अगर आप 30% कम दाम पर अपना अनाज बेचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप बदहाल और गरीब रहेंगे। तो किसानों के जो बदहाली है उसके 3 समस्या, जमीन सुधार, सिंचाई का कुप्रबंधन और साथ में फसल का दाम का न मिलना। तो ये जो 3 समस्या मैंने आपको बताई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, ये तो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जो 4 केंद्र सरकार की योजना है, जो जमीन पर केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसके हालात पर मैं 2 लाइन आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको कह रहा हूं, आप जानते भी हैं, मेरे पास कैमरे पर सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग है। 5 किलो अनाज यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है, सबको यहाँ 4 किलो अनाज मिलता है। 4 किलो अनाज अगर मिल रहा है, 20% कहाँ जा रहा है? वो 20% अनाज जो कम मिल रहा है वो इसलिए कि हर महीने जो अनाज आता है उसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, 35 से 40 रुपए। और इस कमीशन में ज्यादातर जगह विधायक भी, स्थानीय विधायक का भी हिस्सा 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल का बना हुआ। दूसरी जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है वो आवास की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 14 महीनों में जो लोग हमको मिले हैं वो ज्यादातर इंदिरा आवास के लाभार्थी मिले हैं। नई योजना जो है जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपए मिलना है, इसके बहुत कम लाभार्थी हैं, लेकिन जिनको भी 1,40,000 रुपए का लाभ मिला भी है उनको भी 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक घूस देने के बाद ही यह योजना का लाभ मिला है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी आवास योजना में 20,000 25,000 रुपया अफसर तो लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी अपना हिस्सा लेगा तो आपको 35-40,000 रुपया देना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं। 4,000 गांव में जाने के बाद मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं कि बिहार में 2/3 से ज्यादा गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हुआ यह है कि शौचालय बनाते समय 2,000 रुपए प्रति लाभार्थी प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया। एक ही आदमी को
एक ही शौचालय के नाम पर 10 लोगों को पैसा दे दिया गया, शौचालय ना बनाए गए ना उसका कोई उपयोग कर रहा है। जनप्रतिनिधि और अफसरों ने मिलकर ओडीएफ के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। चौथी जो बड़ी योजना जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हूं वो है मनरेगा का जमीन पर न होना। मैंने जब चलना शुरू किया था तो मेरा अंदाजा था कि मनरेगा, चूंकि यहाँ पलायन बहुत है, गरीबी बहुत है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, तो मनरेगा के काम मुझे दिखेंगे। अभी तक 4000 गांव में मुझे कोई मनरेगा का सक्रिय काम नहीं दिखा है। लोग ये बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, कुछ लोग बताते हैं ये मिट्टी भरी गई है मनरेगा के तहत, या आंगनबाड़ी या पंचायत भवन में मनरेगा का लेबर का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने अगर आंकड़ों में इसको देखा, भाई क्या बात है, तो पता चला जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग मनरेगा का बजट दिल्ली से ला सकते थे तो हम लोग अपनी लापरवाही की वजह से सिर्फ 40 रुपया ही लेकर आए, और जो 40 रुपया आया मनरेगा में पीसी का दर सभी योजनाओं से ज्यादा करीब 40% है। तो 100 रुपया में 60 रुपया आया ही नहीं, जो 40 रुपया आया उसमें 40%, मतलब 16 से 20 रुपया घूस चला गया, जमीन पर 20 से 25 रुपया ही पहुंचा है। 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं मैं। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना, पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता। यह तय किया गया था कि 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बिहार में जब तक उनको रोजगार न मिले हर महीने सरकार 1000 रुपए देगी। उस समय अनुमान था कि हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। अभी तक न इस योजना को शुरू किया गया है, न इसका कोई मुझे लाभार्थी मिला, न कोई पत्रकार बंधु इस पर सवाल करते हैं। दूसरी बड़ी योजना 7 निश्चय की थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। इसमें यह तय किया गया था कि 12वीं के बाद हर परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार की गारंटी पर बैंकों से सस्ते दर पर पैसा मिल जाएगा, ताकि किसी भी परिवार को पैसे के अभाव में अपने बच्चों को पढ़ाने से वंचित न करना पड़े। सरकार का उस समय अनुमान था कि करीब 1,25,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, मतलब 1/3 बिहार के परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। अभी तक सरकारी आंकड़े के हिसाब से कुल 9 लाख परिवारों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना, एक जो सबसे चर्चित योजना है 7 निश्चय की, वो है नल जल योजना। 2015 में योजना में अनुमान लगाया गया था, जब ये योजना बनाई गई थी तो मैं उसमें शामिल था। उस समय 3% बिहार के घरों में नल से पानी पहुंचता था। तो हमारी ये सोच थी कि नहीं, हर घर में नल से पानी पहुंचे। तय किया गया था कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। अभी सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 60 से 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो बनी नहीं ठीक से, बनी तो बनकर चली नहीं, या चली तो फिर चल के रख रखाव के अभाव में बंद हो गई। जिले में वेरिएशन हो सकता है। पश्चिम चंपारण शिवर में 90% योजना काम नहीं कर रही है, लेकिन औसतन करीब 60 से 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। चौथी और सबसे बड़ी योजना जो केंद्र 7 निश्चय की थी वो थी नालियों गलियों का पक्कीकरण। उस समय का अनुमान था कि बिहार के हर घर से नाली जो निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाए, उसको एक बड़े नाले से जोड़कर पानी को गांव से बाहर निकालकर निस्तारण किया जाए। उस पर योजना पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च होना था। अभी जो हुआ है, घरों से नालियों को के पक्कीकरण की कोई शुरुआत नहीं हुई। अगले पिछले 5-7 सालों में गांव में इस योजना के तहत सड़क के किनारे कुछ बड़े नाले बनाए गए। ये दिखाता है कि पैसा तो निकाला गया, लेकिन ये नाले इस बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं कि इन नालों में ना घरों से पानी आता है, ना इन नालों से पानी निकलकर कहीं बाहर से निस्तारण होता है। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर गांव में ये नाले रोड के किनारे कूड़ेदान बन गए हैं। लोग उस पर गाय भैंस बांध रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, सारे नाले बंद पड़ गए। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द रहा पद यात्रा के दौरान वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है भ्रष्टाचार, अफसरशाही और पीसी। कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं है, चाहे दाखिल खारिज हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, FIR हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो,
कोई ऐसी सरकारी विभाग नहीं है जिसमें कि बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते। दूसरा, अफसरशाही। पहले लोग रास्ते में बताते हैं कि भैया बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज जो स्थिति है वो कमोबेश अधिकारियों का जंगल राज। चाहे आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति ये मान रहा है कि बिहार वो आज कुछ अफसर चला रहे हैं और काम वही होगा जो अफसर चाहे। और तीसरा जो शब्द है जो सबसे ज्यादा सुना गया वो है पीसी। ये शब्द आज से 5-7 साल पहले में बिहार में मैं नहीं सुनता था कम से कम। ये हर योजना में, योजना चाहे केंद्र की हो या सरकार राज्य की, हर योजना में एक व्यवस्था बना दी गई है कि 10% से लेकर 50% तक पीसी तो काटा ही जाएगा। इन 3 शब्दों के साथ 3 जो साधन है अभी लोगों के रोजगार के बिहार में, वो 3 हैं। अवैध शराब का कारोबार, बालू का कारोबार, और जो अनाज में चोरी हो रही है उससे जुड़े हुए लोग। गांव में, हर गांव में ऐसे 5-7-10 लोग मिल जाते हैं, या तो वो शराब के काम में लगे हुए हैं, अवैध शराब जो घर घर डिलीवरी हो रही है उसमें लगे हुए हैं, या फिर जो अवैध बालू का कारोबार हो रहा है उसमें हो रहा है, या फिर तीसरा, ये जो अनाज आ रहा है अनाज को पैसे में कन्वर्ट किया जा रहा है करप्शन के लिए, इसमें भी बड़ी संख्या में लोग समाज के लगे हुए हैं। तो ये 3 माफिया जो है, बालू माफिया, शराब माफिया और अनाज माफिया, बिहार में रोजगार के सबसे बड़े प्रोवाइडर यही 3 लोग। क्योंकि अभी आप लोगों ने बात शुरू की तो आपने एक मर्डर का जिक्र किया। कानून व्यवस्था को लेकर जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोगों का अनुमान था, लोग चर्चा ऐसे धीमी कवि जबान में करते थे कि भैया महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगा। लेकिन इस साल फरवरी से 4-5 महीने सरकार के बनने के बाद से कहीं ना कहीं ये बात अब हर दिन सुनने को, देखने को मिलती है, जहां पर लोग बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से परेशान हैं, डरे हुए हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। हर जगह, जैसे मैं आज आया तो आप बता रहे हैं कि बगल में मर्डर हुआ, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब लोग न बताएं कि भाई किसी का मर्डर हो गया, डकैती हो गई, लूट मार हत्या अपराध फिर से धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोटे तौर पर ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। एक अंतिम बात, समाज में जनरली, आप चाहे किसी दल के समर्थक हैं, किसी जाति किसी वर्ग के हैं, जनरली लोगों में इस बात को लेकर एकमतता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। ये शब्द सर्वव्यापी है, बिहार में बदलाव होना चाहिए, नया होना चाहिए, इस पर तो करीब करीब सबकी सहमति है। कौन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसके लिए मुझे लगता है करीब करीब 50 से 60% जनता आज बिहार में बिल्कुल ये कन्विंस है कि जो अभी की व्यवस्था है इससे तो बिहार का भला होने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है, कुछ न कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। मेरा अभी तक का ये अनुभव, अगर आपके जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत नहीं, हम उसको तोड़ने की जरूरत ही